कल मैं जब अपना फोन देख रहा था तो स्क्रॉल करते वक्त मेरे सामने वश लेवल 2 मूवी का ट्रेलर आया। ट्रेलर इतना खतरनाक था कि मुझे पूरी मूवी देखनी पड़ी और मुझे रियलाइज हुआ कि किसी ने सच ही कहा था कि अगर सिनेमा देखना हो तो गुजराती इंडस्ट्री का देखो, क्या कमाल की कहानियां मिलेंगी देखने को। खैर, तो आज हम बात करने वाले हैं गुजराती मूवी वश लेवल 2 के बारे में, जो हाल ही में रिलीज हुई थी। ये मूवी 2023 में आई वश मूवी का सीक्वल थी, जिसका रीमेक बॉलीवुड में शैतान नाम से रिलीज किया गया था। ये मूवी उस मूवी का भी बाप थी, तो इसकी कहानी प्रीवियस मूवी से कंटिन्यू होकर 12 साल बाद चलती है और ऐसे खतरनाक सीन देखने को मिलते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई इतना जुनूनी या पागल कैसे हो सकता है। और भाई, एक्टिंग की तो हद पार कर दी सभी कैरेक्टर्स ने, मतलब एक से बढ़कर एक। आई एम श्योर बॉलीवुड भी जल्द ही इस मूवी का रीमेक लेकर आएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अलग अलग लड़कियां स्कूल जाने के लिए रेडी होती हैं और उनके माँ बाप उन्हें स्कूल बस में चढ़ाते हैं। थोड़ी ही देर में वो स्कूल पहुंचती हैं। यहाँ हम देखते हैं स्कूल का कैंपस काफी बड़ा होता है, जहाँ कुछ लड़कियां एक तरफ फुटबॉल तो दूसरी तरफ टेनिस खेल रही होती हैं। मतलब इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज पे भी काफी ध्यान दिया जाता है। अब क्लासेस शुरू होती हैं और कुछ टाइम बाद लंच टाइम होता है, जहां सब लड़कियां लंच खाने कैंटीन में जाती हैं। यहाँ एक लड़की की ड्रेस पे पानी गिर जाता है, जो वॉशरूम यूज करने चली जाती है। उसे छोड़ बाकी सब लड़कियां लंच खाती हैं। जहाँ कुछ देर पहले इतना शोर था, वहीं लंच खाने के बाद एकदम से वहाँ का माहौल शांत हो जाता है और सब लड़कियां कांपने लगती हैं और घबराहट के मारे उनके पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश हवास में ना होकर किसी चीज से डर रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उनमें से 10 लड़कियों को छत पे जाकर कूदने को कहता है। उनमें से एक लड़की छत से छलांग लगा देती है और नीचे गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। स्कूल स्टाफ ये दृश्य देखकर डर जाता है। तभी उनकी नजर छत पर बाकी लड़कियों पर जाती है, तो वो भागकर छत पर जाते हैं और उनसे पूछने पे वो बताती हैं कि किसी अंकल ने उन्हें यहाँ से एग्जैक्टली 3 बजे कूदने को कहा है। तो प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ उन्हें समझाते हैं और उनके माता पिता का वास्ता देते हैं, पर उनपे किसी चीज का कोई असर नहीं होता। वो पूरी तरह से उस आदमी के वश में थी। वो कहती हैं कि जो अंकल ने कहा वो उन्हें करना ही पड़ेगा। वो किसी को अपने पास आने नहीं देती। उनमें से 2 लड़कियां उन्हें बचाने के चक्कर में नीचे कूद जाती हैं। प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ को पीछे हटना पड़ता है और ठीक 3 बजे बाकी 7 लड़कियां उनके सामने ही नीचे कूद जाती हैं और सब की सब मारी जाती हैं। सारा स्कूल स्टाफ इस इंसिडेंट से सहम जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। उधर दूसरी तरफ हम पहली मूवी से अथर्वा को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी आर्या का ख्याल रखता है। उसकी बेटी आज भी 12 साल बाद वशीकरण में है और वो किसी पपेट की तरह हर वक्त स्माइल करती रहती है। अथर्व ने आज तक प्रताप को अपने घर में किसी जिंदा लाश की तरह रखा हुआ था और रोज वो उसे तड़पाता है। अब वो मार्केट से कुछ सामान लेने जाता है, जहाँ टीवी में स्कूल में हुए हादसे की न्यूज देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि 10 लड़कियों ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी, जो अपने होश में नहीं थीं और वो किसी अंकल का जिक्र कर रही थी। तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उनका वशीकरण हुआ है और ऐसे में अथर्व अपने घर जाता है और प्रताप से पूछता है कि तुम्हारे जैसा कोई और भी है जो ऐसी विद्या जानता है। ये सुनकर प्रताप की आंखें चमक जाती हैं। यहाँ वो समझ जाता है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो वो पहले से ही इसकी प्रिपरेशन चालू कर देता है, जिसके तहत वो अपने घर में 2 बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर आता है। अब उन बॉक्सेस में क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। फिर वो प्रताप का मुंह बहुत बड़ी चेन से बंद कर देता है। इधर स्कूल में पुलिस आ जाती है और सब लड़कियों और स्टाफ से पूछताछ की जाती है, जो उस हादसे की चश्मदीद गवाह थी, जहाँ सब लड़कियां अभी भी वशीकरण में थीं और बस रोए जा रही थीं, सिवाय एक को छोड़कर जो बाथरूम यूज करने गई थी, क्योंकि उसने अपना खाना खाया ही नहीं था। अब पुलिस उस लड़की से पूछती है कि आखिर वहाँ हुआ क्या, पर वो उन्हें कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं थी। ना ही वहाँ का स्टाफ उन्हें कुछ बता पाता है। बच्चों के पेरेंट्स भी ये खबर सुनकर स्कूल के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं और दंगा मचाने लगते हैं, जिन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। वशीकरण हुई लड़कियों में से एक लड़की उठती है और इंस्पेक्टर को बताती है कि उस अंकल ने आपको एक मैसेज देने को कहा है। वो ये कि प्रताप को ढूंढो, वरना पूरे शहर में आतंक मचा दिया जाएगा और सब जगह लाशें ही लाशें नजर आएंगी। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने ये वशीकरण किया था वो प्रताप को जानता है और उसने ये सब उसे ढूंढने के लिए ही किया था। अब जैसे ही ये मैसेज डिलीवर होता है, वो सब लड़कियां चीखती चिल्लाती वहां से निकलती हैं और सबको कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदती हुई बैरिकेड तोड़कर शहर में चली जाती हैं। इवन कि वो अपने पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ती। इस सब भागा दौड़ी में कुछ पुलिस वाले और पेरेंट्स भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। भाई लिटरली वो सारे शहर में आतंक मचा देती हैं। जो भी उनके रास्ते में आता वो बिना देखे उसे मार डालती, सोते हुए लोगों के सर फोड़ देती, चलती हुई गाड़ी के एक्सीडेंट कर देती। पुलिस सब शहर वालों को अपने घर में रहने की सलाह देती है और स्कूल की ड्रेस पहने लड़कियों से सावधान रहने को कहा जाता है। अब इस पॉइंट पे स्कूल में अभी भी 100 से ज्यादा लड़कियां थी,
तो पुलिस उनके पेरेंट्स को उनसे मिलने को अलाउ कर देती है कि शायद वो अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद कुछ नॉर्मल हो सके। पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं पर बच्चे उनकी एक नहीं सुनते। अब उनमें से एक लड़की उठती है और कहती है कि अब उनके पास प्रताप को ढूंढने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद कुछ बहुत बुरा होगा। तभी वहां अथर्व पहुंचता है और कहता है कि प्रताप मेरे पास है। इस पे सब लोग और पुलिस वाले चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये प्रताप है कौन और यहाँ चल क्या रहा है। अथर्व बताता है कि इन सब लड़कियों का वशीकरण हुआ है और हम चाहे कुछ भी कर लें इनका वशीकरण नहीं टूटेगा। ये सिर्फ उसी की ही बात मानेंगी जिसने इनका वशीकरण किया है। और ये भी बताता है कि वशीकरण करने वाला इसी कमरे में मौजूद है क्योंकि वो इनसे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तभी सब लोग देखते हैं कैंटीन के एक कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ था। अब वो आदमी सबके सामने आता है जिसका नाम राजनाथ है और कहता है कि अगर किसी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो ये सब लड़कियां पहले तो उसे मारेंगी फिर खुद को आग लगा लेंगी। यहाँ वो सबको अपनी पावर का डेमो दिखाता है और उनमें से एक लड़की को अपने हाथ को चाकू से काटने को कहता है। वो लड़की बिना सोचे समझे वैसा ही करती है। उसके माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर राजनाथ भड़क जाता है और उस लड़की को तब तक खुद को काटने को कहता है जब तक उसके माँ बाप उससे पीछे न हट जाएं। ये सीन देखकर सबकी रूह कांप जाती है और माँ बाप चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। फिर पुलिस वाला मौका देकर बंदूक से उस पर वार करने लगता है पर उनमें से एक लड़की उसके पेट में चाकू घुसा देती है और राजनाथ कहता है कि उसने पहले ही वार्न किया था। फिर वो एक लड़की जिसको शूटिंग आती थी उसको पिस्तौल देकर सब पेरेंट्स को बाहर जाने को कहता है ताकि वो अथर्वा से अकेले में बात कर सके। पर पेरेंट्स उसकी बात नहीं मानते। इससे वो उस लड़की को कमांड देता है कि अगर अब भी कोई बाहर ना जाए तो वो उस पे गोली चला दे और शुरुआत अपने पेरेंट्स से करे। वो उस लड़की के हाथों अपने ही पेरेंट्स का खून करवा देता है। इससे सब लोग डरकर बाहर चले जाते हैं और यहाँ अथर्व और राजनाथ आमने सामने होते हैं। राजनाथ के पूछने पे वो बताता है कि पिछले 12 साल से उसने प्रताप को बंदी बना रखा है और पिछले 12 साल से ही उसकी बेटी उसके वश में है और तब से लेकर अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन प्रताप ने मरने की भीख ना मांगी हो। पर अब भी उसने उसे जिंदा रखा है। फिर वो उससे एक डील करता है कि अगर वो उसकी बेटी को उसके वश से बाहर निकालने में मदद करे तो वो उसे प्रताप लौटा देगा। इससे राजनाथ भड़क जाता है और कहता है कि कोई उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। तो वो उसे डराने के लिए पीछे बैठी लड़की को सांस रोकने के लिए कहता है। लड़की उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाती है पर अथर्व को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और वो उठकर वहां से जाने लगता है। पर चूंकि प्रताप राजनाथ के बड़े भाई जैसा था और उसका गुरु था तो ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मान जाता है और अगले 15 मिनट में यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। इसके तहत वो प्रिंसिपल मैम को बुलाता है और कहता है कि ये सब पुलिस वाले, पत्रकार और पेरेंट्स को कहीं भी भगा दो, चाहे तो क्लासरूम में बंद कर दो, बस मुझे दिखने नहीं चाहिए। और ये भी कि उसे यहाँ से जाने के लिए 2 बसेस चाहिए ड्राइवर के साथ। अब चाहे बसेस में ट्रैकर लगे हों पर वो उन्हें सिर्फ ट्रैक ही करें। अगर किसी ने उनका पीछा करने की कोशिश भी की तो उन सब लड़कियों का जो हाल होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। अब कुछ देर बाद वो लड़कियों को लेकर अथर्व के घर की ओर निकल जाता है। यहाँ रास्ते में उसकी और अथर्व की कुछ बातें होती हैं जिसमें अथर्व पूछता है कि वो इतनी देर बाद एकदम से सामने क्यों आया। तो राजनाथ कहता है कि इन सालों में उसने प्रताप को सब जगह ढूंढा पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। वो पहले भी अक्सर सिद्धियां पाने के लिए गायब हो जाता था पर फिर लौट भी आता था, पर इस बार कुछ अलग था। तो उसे ढूंढने के लिए उसे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा और उसको ढूंढने का एक कारण ये भी था कि प्रताप को कुछ ऐसी विद्या आती थी जो वो सीखना चाहता था, क्योंकि अगर वो खुद से सीखने जाता तो उसे सालों लग जाते। खैर अब रास्ते में उसे स्कूल की एक लड़की दिखाई देती है जो किसी इंसान को पत्थर से मार रही थी। वो उसे आवाज देकर बस में चढ़ने के लिए बुलाता है पर वो लड़की उसकी बात न मानकर वहां से भाग जाती है। ये थोड़ा वियर्ड होता है क्योंकि अगर वो लड़की बाकी लड़कियों की तरह अब भी उसके वश में थी तो उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। अब इसके पीछे क्या रीजन था ये हमें बाद में पता चलेगा। थोड़ी देर बाद वो अथर्व के घर पहुंच जाते हैं जहां राजनाथ कुछ लड़कियों को बाहर ही खड़े रहने को कहता है और बाकियों को अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ वो उसकी बेटी आर्या को देखता है जो पिछले 12 साल से एक ही स्माइल वाले पोज में बैठी थी। राजनाथ कहता है कि इतना लंबा वशीकरण तो पॉसिबल ही नहीं है और अगर ऐसा काम कर सकता है तो वो सिर्फ प्रताप ही है और यही विद्या उसे सीखनी भी है। फिर वो उस कमरे में जाते हैं जहां प्रताप को जंजीरों से बांध रखा था। उसकी हालत देखकर राजनाथ भड़क जाता है और तुरंत उसे आजाद करने को कहता है, लेकिन डील ये थी कि पहले राजनाथ आर्या को वशीकरण से मुक्त करेगा, उसके बाद ही वो प्रताप को आजाद करेगा। यहाँ राजनाथ एक्सप्लेन करता है कि वशीकरण को कायम रखने के लिए जिसपे वशीकरण हुआ है और जिसने किया है उन दोनों को आसपास ही रहना होगा, वरना वशीकरण टूट जाएगा और 2-4 घंटों में जिसपे वशीकरण हुआ है वो अपने आप मुक्त हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं जब रास्ते में वो लड़की को आवाज देता है
तो वो होश में आ जाती है और वहां से भाग जाती है, क्योंकि दूर रहने से उसका वशीकरण टूट चुका था। अब भले ही प्रताप का वशीकरण राजनाथ से ज्यादा ताकतवर था, पर फिर भी वो 12 साल तक तो नहीं चल सकता था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो प्रताप के किसी ऋण के नीचे था। मतलब उसपे प्रताप का कोई उधार बाकी था जो उसे चुकाना था, और जैसे ही वो उसका ऋण चुकाएगा वैसे ही आर्या का वशीकरण भी खत्म हो जाएगा। पहले तो उसे इतनी पुरानी बात याद नहीं आती और वो कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई ऋण भी लिया था। पर फिर दिमाग पे जोर डालने से उसे याद आता है कि कुछ साल पहले प्रताप ने उसे चाय पिलाई थी, जिसके 10 रुपए प्रताप ने पे किए थे। तो अब अथर्व को ये 10 रुपए वापस करने होंगे, पर उसके पास 500 का नोट होता है। इस पे राजनाथ कहता है कि जितने का ऋण है सिर्फ उतने ही देने होंगे, मतलब 10 रुपए। फिर वो अपनी बेटी की गुल्लक तोड़ता है और उसमें से 10 रुपए लाकर प्रताप के हाथ में रखता है और उसे एक्सेप्ट करने को कहता है। पर प्रताप वो पैसे लेने से मना करता है और राजनाथ को कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर उसका मुंह बंधा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। तो राजनाथ कहता है कि अब उसका ऋण खत्म हो चुका है, पर उसकी बेटी अब भी वैसी ही हालत में होती है। तो वो कहता है कि इतने लंबे समय से वो ऐसी कंडीशन में थी, तो वो उसे हिलाए, थप्पड़ मारे, झकझोरे, ताकि वो अपनी चुप्पी से बाहर आ सके। तो अथर्व वैसा ही करता है। तो कुछ ही देर बाद आर्या होश में आ जाती है और प्रताप को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपना 12 सालों का गुस्सा उस पर दिखाती है। ऐसा लगता था मानो जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाएगी। तो अथर्व उसे शांत करवाता है और व्हील चेयर पे बिठा कर कमरे से बाहर ले जाता है। राजनाथ उसे कहता है कि उसने अपना वादा निभाया, अब उसकी बारी है। तो अथर्व उसे जंजीरों की चाबी दे देता है। जंजीरें खुलने पर प्रताप उसे इशारे से समझाता है कि उसने उसकी जुबान ही काट दी थी, जिसका मतलब ये था कि जिस विद्या को सीखने का सपना वो इतने सालों से देख रहा था, जिसके लिए उसने ये कत्लेआम मचा रखा था, अब उसका कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि बिना जुबान के अब वो उससे क्या ही सीख पाता। इस पे राजनाथ आग बबूला हो जाता है और अथर्व और आर्या दोनों को मारने आता है। इस पे राजनाथ कहता है कि उसने सोचा था कि सब खत्म होने के बाद वो यहाँ से प्रताप को लेकर चला जाएगा, पर अब वो इन लड़कियों के साथ साथ उसकी बेटी को भी अपने साथ ले जाएगा और उसे वैसे ही तड़पाएगा जैसे उसने प्रताप को तड़पाया था। तो इस पे अथर्व कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना जो हाल मैंने प्रताप का किया है वैसा ही हाल तुम्हारा भी करूंगा। राजनाथ उसकी एक नहीं सुनता और लगातार उसे पीटता रहता है, ये सोचकर कि ये कमजोर आदमी मेरा क्या ही कर लेगा। पर अथर्व होता है मास्टरमाइंड, उसने पहले ही सब कुछ सेट कर लिया था। अब आपको याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में अथर्व अपने घर में 2 बड़े बॉक्सेस लेकर आया था, जिसमें 2 बड़े स्पीकर होते हैं। तो अथर्व अपनी स्मार्ट वॉच से वो स्पीकर ऑन कर देता है, जिससे एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलती है, जिसकी वजह से सब लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, जिससे कोई किसी की बात सुन नहीं पाता। तो इसी मौके का फायदा उठाकर अथर्व राजनाथ को बोतल से मारकर गिरा देता है। अब कुछ देर बाद जब राजनाथ को होश आता है तो वो भी प्रताप की तरह चेन्स में बंधा होता है और उसके सामने खड़ा था अथर्व, जिसके हाथ में प्लायर था, जिसके साथ वो उसकी भी जुबान काट देता है, जो हमें दिखाई नहीं जाती। अब उसके कब्जे में दोनों ही कैद थे और लड़कियां कुछ ही घंटे बाद खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती हैं। अब अगले दिन इंस्पेक्टर और स्कूल की प्रिंसिपल आते हैं। तो अथर्व उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये दोनों राक्षस हैं, इन दोनों को मेरे पास ही रहने दो। कानून इन्हें ज्यादा से ज्यादा फांसी देगा, जो उनके लिए एक आसान मौत होगी, पर मैं इन्हें इतना तड़पाऊंगा कि ये रोज मुझसे मरने की भीख मांगेंगे, पर मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब फाइनली हम आर्या को जूस पीते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और उसे देख अथर्व बहुत खुश होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर आप भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं रैंडमली किसी सब्सक्राइबर की सजेस्ट की हुई मूवी एक्सप्लेन करूंगा और वो कमेंट भी पिन करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।